हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 10th क्लास की केमिस्ट्री और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार आने ही आने हैं यूपी बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। निम्न अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है बेटा, मैं अभिक्रियाएं बता रहा हूँ, इनमें से 100% अभिक्रिया फंसेगी पेपर में और कम से कम इनके दो उदाहरण याद कर ही लेना आप लोग। ठीक है, जैसे कि योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया क्या होती है ये आपको बतानी है उदाहरण सहित। वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया। मैं ऐसा करता हूँ, इन सब के कुछ कुछ समझाते हुए चलता हूँ आप लोगों को। ठीक है बेटा, सुनो। देखो, योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वे अभिक्रियाएं, ये हम कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनता है तब इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे देखो बेटा, उदाहरण देखो, जैसे जैसे C+O2 इक्वल टू क्या हो गया, CO2, है ना। ये होगी तुम्हारी योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, और वियोजन अभिक्रिया कौन सी होती है, जब कोई एक अभिकारक टूट करके दो नए उत्पाद देता है। जब कोई एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक नए उत्पाद देता है तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो, कोई अधिक क्रियाशील तत्व जैसे कि कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, इसमें F ही डाल देते हैं। F ही अधिक क्रियाशील होती है। जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तब इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, विस्थापन अभिक्रिया कैसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप जानते हैं, आप देख लेना, फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर सब देख लेना है। ठीक, अब देखते हैं, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक पर। ठीक है, तो बेकार्बनिक यौगिक जिसमें सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं संतृप्त होते हैं। बेकार्बनिक यौगिक जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं कैसे होते हैं, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब बात आती है सजातीय श्रेणी की। सजातीय श्रेणी बेटा क्या होती है आपकी, पता है ना आपको, क्या होती है बताओ। जब समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तब जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं, है ना। संकलन अभिक्रिया बेटा सारी ये पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से जरूरी फंस जाएंगे। ठीक है, क्रियात्मक समूह और कार्बन की चतुसंयोजकता, साबनीकरण विकृत घनता। ठीक है, तो बेटा इन पर टिप्पणी लिखने को आती है। ठीक है, तो टिप्पणी लिखने को आएगी, इनमें से किसी के ऊपर भी चार के ऊपर टिप्पणी लिखने को आएगी, 100% टिप्पणी लिखने को आनी है। तो इनमें ये सब पढ़ लेना। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है, चाहे टिप्पणी लिखने को आ जाए चाहे जो ऐसे भी आ सकता है। टिप्पणी लिखिए, ऐसा सकता है कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया बताइए, या उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है ना, या साबनीकरण से क्या समझते हैं, या आघात तन्यता को समझाइए, क्रियात्मक समूह क्या होता है ना, कार्बन की चतुसंयोजकता बताइए। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो जो बता रहा हूँ आपको अच्छे से याद कर लेना है। एक उदाहरण देते हुए संचारण की व्याख्या कीजिए। तो संचारण के उपायों को समझाइए। संचारण क्या होता है आप जानते ही हैं बेटा, जब धातु को नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में रख देते हैं तब उसका धातु का क्षय होने लगता है, धातु खराब होने लगती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं, है ना। अच्छा जी, देखो बेटा, रासायनिक समीकरण संतुलित कीजिए। बेटा देखो, रासायनिक समीकरण संतुलित करना मैं सिखा चुका हूँ आपके लिए, और अगर नहीं आता हो तो देख लेना, मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण कोई सी भी आ सकती है सीखने के लिए, मतलब संतुलित करने के लिए। जरूरी नहीं जो मैंने रासायनिक समीकरण लिखी यही संतुलित करने के लिए आएंगी, कोई सी भी आ सकती है, लेकिन रासायनिक समीकरण आपको संतुलित करना आना चाहिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा कैसे संतुलित करते हैं। फिलहाल जो रासायनिक समीकरण मैंने लिखी है ना आपके सामने, ये रासायनिक समीकरण है, ये सारी रासायनिक समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने सारी अनसॉल्व पेपर से लिखी है देख करके ये। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन को ऊष्मा छिपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत
आया हुआ क्वेश्चन है ना, नया क्वेश्चन देख लेना इसको। खनिज एवं अयस्क की परिभाषा दीजिए उदाहरण सहित। नेक्स्ट है भर्जन तथा निस्तापन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, भाप और देखो बेटा ट्रिक याद करना, भाप से भरपूर, भाप से भरपूर, ना से नहीं, भाप से भरपूर। ठीक है, भरपूर मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, जब किसी पदार्थ को भरपूर ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तब इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। ठीक है, जब पदार्थ करो या अयस्क करो, जब किसी अयस्क को ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा के साथ गर्म करते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं भर्जन कहते हैं। निस्तापन क्या होता है, जब किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं निस्तापन कहते हैं बेटा। ठीक है, तो ये चीज़ें नोट कर लेना आप लोग। क्या होता है जब, ठीक है, तो ये जरूर 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 देख लेना ये रिएक्शन जो मैं लिखी है, क्या होता है जब में। ठीक है, जिंक चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है तो बेटा क्या होता है बता, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखो कैसे, देखो बेटा जिंक को मिलाते हैं H2SO4 में तो ये विस्थापित कर देता है, प्राप्त होता है ZnSO4 प्लस H2। ये रिएक्शन लिखनी है। क्या होता है जब में केवल रिएक्शन लिखनी होती है, हिंदी बिंदी लिखनी नहीं होती है। क्या लिखनी होती है, क्या होता है जब में बेटा, ओनली रिएक्शन, ओनली समीकरण। ठीक है, क्या होता है जब जिस्म को 373 पर गर्म किया जाता है, 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है बेटा, विरंजक चूर्ण बनता है नहीं बनता है। क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की क्रिया NaOH के साथ कराई जाती है ना, एथिल अल्कोहल को H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब एथेनॉल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है ना, यह होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एथेनोइक अम्ल से विक्रिया करता है। ठीक है, अगर देखते हैं पीएच मूल्य क्या है या पीएच मान क्या है, दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है समझाइए, याद कर लेना है ना। धातु एवं मोर्चा लगाना को, धातु एवं मोर्चा लगना, धातु पर मोर्चा लगना को समझाइए। ठीक है, धातु पर मोर्चा लगना क्या होता है इसको समझाना है आपको। ठीक है, कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति को संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण से समझाइए बेटा। ठीक है, तो कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति को संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण देकर समझाना है बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने तो अपने सारे स्टूडेंट को कराया है ये। ठीक है, लेकिन आप बेटा अपने गुरुजी से पूछना इसके बारे में, आप पे हिलेगा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप ना संतृप्त का उदाहरण दे देंगे, असंत का उदाहरण आपको दे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अपने गुरुजी से पूछना इसका सोल्यूशन जरूर। ठीक है, और फिर भी नहीं हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेना आप लोग। फिर है निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। तो बेटा IUPAC नाम का आप अगर पद्धति सीखे हैं तो नाम देखो किसी का भी आ सकता है, जरूरी मैंने लिखे वही है, किसी का भी नाम का आ सकता है, लेकिन बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि गैस पेपर में अब तक जितने आए हैं सभी मैंने लिख लिए हैं। इन सब के नाम देखो कैसे रखते हैं, मैं एक आध का लिख के बता भी देता हूँ। इधर से देखो वही ग्रुप लगा हुआ है, इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3, तो मेथ एथ प्रोप तो हो गया प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। अब बेटा इसका देखो नाम देखते हैं तो 1 2 3। ठीक है, तो मेथ एथ प्रोप और प्रोप फिर आइन, प्रोपाइन 1। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है ना। तो बेटा आप लोग जो है ना सबके नाम ऐसे लिख के देख लेना। ओके, फिर क्या है, जिंक सल्फाइड से जिंक धातु प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर एथेनोइक अम्ल में अंतर स्पष्ट कीजिए। एथेनोइक अम्ल की निम्न अभिक्रियाएं लिखिए। बेटा एस्टरीकरण NaOH के साथ अभिक्रिया, NaOH के साथ अभिक्रिया, Na2CO3 से अभिक्रिया। एथिल अल्कोहल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए और इनके 3 के उपयोग भी बता दीजिए। ठीक है बेटा,
साबुन की सफाई प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? अथवा ये क्वेश्चन ऐसे लगता है, मिशेल की अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई प्रक्रिया समझाइए। आंसर एक ही होगा, है ना। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? NaCl MgO को बनने की क्रिया को इलेक्ट्रॉन डॉट बिंदु द्वारा समझाइए बेटा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये बेटा आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? NaCl है, MgO है बेटा। NaCl MgO की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये हमारे सिलेबस में नहीं है इस बार, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर में आने की मुझे बहुत बहुत उम्मीद है। हर साल आउट ऑफ सिलेबस एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, क्योंकि टॉपर जो बच्चे होते हैं वही कर पाते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर में आ सकता है, ध्यान रखना। एथोनिक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण एवं उपयोग बता दीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुणों के समीकरण लिखिए। तो बेटा पहला कौन सा लिखोगे एसिटिक अम्ल का? पहले दो एसिटिक अम्ल वाला, ठीक है। दूसरा बहुत सिंपल सिंपल है, ठीक है। मेंडलीफ का आवर्त नियम बताइए, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए बेटा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट देखो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं और बोल दे रहा हूँ, वो भी आप नोट कर लेना। ठीक है, जैसे सक्रियता श्रेणी क्या होती है इसके बारे में बताना है, संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, और एक आध क्वेश्चन और सुन लो ज़रा। जैसे मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी है वो फेल क्यों रही, उसके दोष क्या रहे, ये भी याद कर लेना। ठीक है, और मेंडलीफ की जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसके बारे में अच्छे से आप पढ़ लेना। ओके, चलो फिर बायोलॉजी की वीडियो बनने को रह गई है, ये भी बहुत जल्दी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग कर लीजिए, क्योंकि मैं जितना भी पेपर आपका बचा है पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट सभी में मैं बताने वाला हूँ, और सभी दोस्तों को ये शेयर कर दो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।